तो भाई राजा मौली साहब की वाराणसी का हमने ग्लिम्स देख लिया। 3 मिनट लंबा ग्लिम्स हमने देखा और उसमें कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ वीडियो फुटेजेस थी, ग्लिम्सेस थे और रेफरेंसेस थी। कहने का मतलब है राजा मौली साहब जो करते हैं ना, और कोई इंडियन सिनेमा में तो नहीं कर सकता। नहीं तो किसी और के पास ये टैलेंट नहीं है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मतलब कि डायलॉग के आपको फिल्म की कहानी का क्रक्स समझाए, ये कहानी किस बारे में होने वाली है। यही रीजन है कि राजा मौली साहब कुछ भी लेकर आते हैं उसके ऊपर थ्योरीज बनने लगती हैं। आरआरआर लेकर आए थे, लोग पहले टाइटल को लेकर कंफ्यूज थे, ये आरआरआर है क्या? क्योंकि अगर आपको याद हो, जब आरआरआर आने वाली थी तो 45 सेकंड का ग्लिम्स आया था, वो जस्ट एक म्यूजिक था। वो म्यूजिक ने ही और उस ग्लिम्सेस ने ऐसा तूफान मचा दिया था। भाई पब्लिक ने कहा ये क्या आने वाला है, और पब्लिक बोल रही थी कि भाई आरआरआर का क्या मतलब होता है। जब उसको मतलब पता लगा तो पब्लिक ने बोला भाई राजा मौली साहब का दिमाग है, उनके दिमाग के लेवल को टच करना ही ना और डायरेक्टर्स के लिए एक भाई साहब बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अब वो लेकर आते हैं वाराणसी। अब वाराणसी में भाई, और अगर हम डायरेक्टर देखें ना तो टाइम ट्रैवल करते हैं, मतलब इतने साल पीछे चले गए, इतने हजार साल पीछे चले गए, ये युग में ट्रैवल कर रहे हैं। समझो इस बंदे ने किस लेवल का स्टोरी तैयार किया है। और मैं सच बता रहा हूं, उस ग्लिम्स को देखने के बाद जो पाताल लोक, राम भगवान की रेफरेंस दिखाई है, बजरंग बली दिखा रहे हैं। अब हम बोल रहे थे कुंभ का कैरेक्टर भाई क्या होने वाला है, वो कुंभ का कैरेक्टर देखो हनुमान जी की पूंछ के पीछे चलता हुआ आ रहा है और सामने रुद्र बैठा हुआ है। फिर साउथ अफ्रीका के जंगलों में ले जाते हैं, वो भाई ग्लेशियर वाला सीन, हर एक चीज अपने आप में एक अलग कहानी बयां कर रहा है। जितनी चीजों के रेफरेंसेस दिखाए हैं इन्होंने इस ग्लिम्स के अंदर, और डायरेक्टर या और कोई होता ना प्रोडक्शन हाउस, वो एक कॉन्सेप्ट के फिल्म बनाते, पर राजा मौली साहब हैं तो कुछ छोटा नहीं करने वाले हैं। इससे साफ पता लगता है कि जब ये आएंगे तो सारे रिकॉर्ड्स को चकनाचूर करके जाएंगे। पर दूसरी तरफ एक और फिल्म आ रही है रामायणा, जो इंडियन सिनेमा को बदल कर रख सकती है। देखो आने वाली 3 से 4 सालों में मुझे सिर्फ ये 2 फिल्में नजर आती हैं जो अपना स्टैंडर्ड हाई कर रहे हैं, बार को इन्होंने एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर सेट कर दिया है, और अब इन दोनों फिल्मों को कोई भी कम नहीं आ सकता। और इन दोनों फिल्मों की जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, वो ग्लोबल ऑडियंस है। सिर्फ इंडिया में इनको अपनी फिल्मों से पैसा नहीं कमाना है, इनका टारगेट है कि बाहर की ऑडियंस तक हम इस फिल्म को पहुंचाएं, और कितना ज्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंचकर ज्यादा पैसा इकट्ठा करें और उससे भी ज्यादा लोगों का प्यार ले, ताकि हमारा जो इतिहास है वो बाहर के लोग भी समझ सके। देखो राजा मौली साहब को हमें जितना थैंक यू कहें उतना कम है, और दूसरी तरफ नितेश तिवारी को भी। ट्राई तो ओम रावत ने भी किया था पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए, क्योंकि अगर हमारा कल्चर बाहर जाएगा तो इंडियंस की और इज्जत बढ़ेगी, लोगों को पता लगेगा क्या है। क्योंकि लोग मार्वल डीसी इधर उधर देखते हैं, हम पहले अगर हम सुपर हीरो वाली फिल्में बनाते थे ना तो उनके पैटर्न बनाते थे। आज हमारे पास अपने इतने सुपर हीरो जो हैं और उन्हीं को ये दोनों डायरेक्टर लेकर आ रहे हैं। पर यहां पर दाद देनी होगी राजा मौली साहब की कि 1100 करोड़ के अंदर वो जो बनाने जा रहे हैं, वो जो ग्लिम्सेस दिखाई है ना, उससे एक बात तो साबित होती है, ये फिल्म नॉर्मल नहीं होने वाली। सीजीआई, वीएफएक्स, जितने भी टेक्नोलॉजी होती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हर किसी का प्रॉपर यूज किया गया है। और देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई इन्होंने जो 2.5-3 साल मेहनत करी है लिखने में, उसको क्राफ्ट तैयार करने में, एक वाराणसी की दुनिया बनाने में ना, वो मेहनत बिल्कुल सही दिशा में की गई है। तभी तो अगर आप देखो तो भाई वो कितना बढ़िया लग रहा है। और महेश बाबू, प्रभास, रामचरण और जूनियर एनटीआर, मैं सच बता रहा हूं ये बहुत ब्लेस्ड है, बहुत किस्मत वाले हैं कि राजा मौली साहब की इनके ऊपर नजर पड़ती है। कोई भी एक्टर अगर राजा मौली के साथ काम कर रहा है ना, तो सोचो वो एक्टर बहुत अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुआ है। इकलौता ऐसा हिंदुस्तान में डायरेक्टर है जो अपने नाम के ऊपर फिल्म को बेचना जानता है। उसको किसी ऐसे एक्टर की जरूरत नहीं है जिसका ऑलरेडी एक नाम हो। अगर वो राजा मौली साहब के साथ काम कर रहा है, सोचो उसमें भी कुछ ना कुछ खास बात होगी। और राजा मौली एक लौता ऐसा डायरेक्टर है, उस एक्टर को ना अर्श से उठाकर फर्श तक पहुंचा सकता है, यही उनकी खासियत है। दूसरी तरफ रामायण की अगर मैं बात करूं ना, रामायण कहानी सबको पता है क्या होने वाली है।
बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की कहानी होने वाली है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी होने वाली है, तो वहां पर नीतीश तिवारी को सब कुछ मर्यादा में रहकर काम करना होगा। उस कहानी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। सिंपल पैटर्न को किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं वहां पर उनकी जीत होगी। कितने अच्छे विजुअल्स, कितने अच्छे ट्रांसलेशंस, कितना अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाते हैं, वहां पर उनकी जीत होगी। पर यहां पर राजामौली साहब के पास ना बहुत कुछ है करने के लिए, इसलिए राजामौली साहब सिंपल रामायण पूरी कहानी नहीं उठाते। उनको पता है एक अगर कहानी उठाऊंगा, श्री राम की कहानी बताऊंगा ना, तो बहुत लिमिटेशंस हो जाएंगी। वो इसलिए कट कट छोटे छोटे पार्ट में ये जो हमारे इतिहास को उठाते हैं ना, तो आप वहां पर सिनेमैटिक लिबर्टीज जितनी हो सकती है ले सकते हो, और यही वो हमेशा से करते हुए आए हैं, तभी वो जीनियस कहलाते हैं। और मानना पड़ेगा उनका जो विजन है, उनके दिमाग की सोच है ना, वो बहुत ऊपर जाती है। नहीं तो आज तक हमने कहां सुना था, ये कहां देखा था कि बजरंग बली इतने विशाल तो हमने हर जगह देख लिए हैं, उनके पूंछ के ऊपर वो दोनों ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। हर किसी को पता है कि भगवान भोले बाबा की सवारी नंदी होते हैं, और नंदी जी के ऊपर बैठकर जो एंड का 20 से 22 सेकंड की ग्लिम्स दिखाई महेश बाबू की, इससे मास एंट्री किसी और एक्टर के लिए क्या हो सकती है। इसलिए राजामौली साहब को पता है उनकी ऑडियंस क्या मांग रही है और क्या उनको डिलीवर करना है। इनको मास भी देने आता है, इनको क्लास भी देने आता है। पर इतना कह सकता हूं, जब रामायण भी आएगी ना, तो पब्लिक हैरान हो जाएगी, क्योंकि वो वहां पर भाई रणबीर कपूर है, एक्टिंग में महारथी है, महारथी कपूर खानदान का सबसे बेहतरीन एक्टरों में से एक है, मैं इतना कहूंगा। फिर उसके बाद भाई वहां पर यश भी है, सनी देओल भी है, नीतीश तिवारी का राइटिंग है, नीतीश तिवारी के डायरेक्शन है, नीतीश तिवारी का विजन है, और उनका टारगेट है इस फिल्म को ऐसी फिल्म बनाना कि पब्लिक सदियों तक याद रखे। तभी तो नमित मल्होत्रा, फिर से कहूंगा, लिख रहे हैं नमित मल्होत्रास रामायणा, ताकि उनको पता है जो एक मतलब बी आर चोपड़ा रामायण का नाम चलता है ना, उसके बाद आने वाले युगों में या आने वाले दिनों में, आने वाले 40-50 सालों तक कोई याद रखे, तो रामायणा को उस तरीके से याद रखे। और हम अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि वाराणसी आ गई अब रामायणा फीकी पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। वहां पर भी आपने देखा होगा यश के कैरेक्टर कैसा उसकी बातें निकल कर आ रही हैं, एक ग्लिम्स निकल कर आई, और वहां पर भी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की वो जो एक झलक दिखाई गई थी वो कितनी सॉलिड थी। फिर उसमें सनी देओल भी होने वाले हैं, साई पल्लवी होने वाली है, और ये मत भूलो कि वहां पर डीएनईजी कंपनी है, 4000 करोड़ का बजट है। तो भाई कहीं से भी ये दो फिल्मों में ऐसा कोई और नहीं है जो इनको बीट कर पाए। और मैं इतना कह सकता हूं, ये दो फिल्में डिजर्व करती हैं कम से कम 2,500-3,000 हजार करोड़ कमाना, ताकि इन फिल्मों के जरिए और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और बड़े बड़े स्टूडियो और बड़े बड़े एक्टर सामने आए, और हमारे ही अपने रियल हीरोज की कहानी हमें सुनाएं और बड़े पर्दे पर, रुपहले पर्दे पर दिखाएं। क्योंकि बहुत हो चुका है वेस्टर्न कल्चरों को देखते देखते, बहुत हो चुका है विदेशी कहानियों को सुनते सुनते। अब कुछ ऐसा होना चाहिए जो मार्वल, डीसी, इन सब लोगों को बीट करके अपने देसी प्रभु श्री राम, बजरंग बली, रावण हो गए, भाई कुंभकर्ण जैसे कुंभ का कैरेक्टर होने वाला, बता रहा है वो कुंभकर्ण से इंस्पायर हो सकता है, ऐसा हो गया और सही तरीके से एग्जीक्यूशन बैठ गई, तो हम जो सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ी फिल्म बनकर आएगी। क्योंकि अगर आप देखो 26 में यानी रामायण, 27 के आसपास आएगी अपनी वाराणसी। अभी से दोनों फिल्मों की हाइप बहुत ज्यादा है, और जब ये आएंगी तो 1-1.5 महीने आगे 1-1.5 महीने पीछे कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक वेट करती है ऐसी फिल्मों को और पैसा बचा कर रखती है और सोच कर रखती है जब ये आएंगे तो सिर्फ हम इन्हीं को देखने जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।